वो देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, तो बीपीएससी के लिए है। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग जो है वो देखेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख लेंगे, कुछ प्रश्न को आज देख लेंगे जितना हो पाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये जितने भी प्रश्न हैं अभी तक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उसको देखते हैं। और इसमें आपका जो जितने भी 67 एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक बीपीएससी से रिलेटेड, तो 67 तक के जो है प्रश्न दिए हुए हैं, 68 जो है अब इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 68 के लिए अलग पीडीएफ आएगा, तो उस पर मैं करा दूँगी। अभी 67 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं वो देखेंगे। और आज इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो कवर करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो इस सीरीज़ में कराने वाले हैं वो मैं कराऊंगी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को, ठीक है, विश्व का भूगोल जिसको बोलते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो सामान्य ज्योग्राफी है, भूगोल, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया है, तो उसको देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विश्व का भूगोल का बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आपका जो है वो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, अन्य जो है वो भाग है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में क्या बोल रहा है यहाँ पे। सौरमंडल का निर्माण लगभग कितने बिलियन वर्ष हुआ, तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। सौरमंडल में जो सूर्य है वो सूर्य क्या है, वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इससे जुड़े रहते हैं। और इनमें क्या है कि ग्रह, बौने ग्रह, उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा प्राकृतिक उपग्रह है, इनमें जो है वो ग्रह भी है, बौने ग्रह भी हैं, उसके अलावा जो है प्राकृतिक उपग्रह हैं, शुद्ध ग्रह है, उल्काएं हैं, धूम्रकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो ये है आपके जो कॉपरनिकस है। तो देखिए क्या हुआ था कि 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक जो लिटिल कमेंट्री की बात की जा रही है, जो किसके द्वारा था, तो ये कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिससे कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पे है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि आपका 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध जो भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। पहला 3rd नंबर प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष जो है वो समय लगता है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। कौन, तो सूर्य। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। और आपका क्या है कि केंद्र के निकट के तारे को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा करने में कम समय लगता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो आपका सूर्य गैलेक्सी जो है वो केंद्र के से क्या है कि वो दूर है, ठीक है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 KPC यानी 25.896 हज़ार वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी और 828,000 किलोमीटर प्रति आवर गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड में वर्ष कहलाती है। और परिक्रमा की यह अवधि जो होती है वह क्या होती है कि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है, ठीक है। अतः निकटतम जो विकल्प के अनुसार जो आंसर डी उत्तर होगा, ठीक है। आपका 25 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU जो है वो अंतरिक्ष में कुल 88 जो तारामंडल है, कॉन्स्टिलेशन है, इनमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए
अगला आपका क्या बोल रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है आपका सप्तऋषि तारा। तो आपका जो तारामंडल ध्रुव तारा जिसको पोलरिस कहते हैं का संकेत जो है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है उसका नाम क्या है। तो आपका बुध है हो गया। तो दो ही जो ग्रह है उसके क्या है उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है यहाँ पे बी आंसर हो गया। ठीक है ना, आपके बुध और शुक्र जो है उसका कोई उपग्रह नहीं है। लगभग मंगल के कितने हैं तो 2 है, नेपच्यून की 14 है, और उसी तरह से जिनमें से टिट्रोन मेरिड प्रमुख है। ठीक है, वर्ष 2006 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्रयाग सम्मेलन किया था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। कब हुआ था 2006 में। ठीक है, वो जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था एक ग्रह का, इसीलिए उसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो ये आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो ये आपका जो है वो शुक्र है। देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, जिसका माध्य तापमान कितना लगभग है तो 46 ये आपका है 464 सेल्सियस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इवनिंग स्टार जो है वो हम लोग शुक्र यानी वेनस को कहते हैं, सी हो गया। शुक्र को सुबह का तारा और सायकल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है कि पृथ्वी ये बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है वलयों में से युक्त ग्रह है। ठीक है, यानी रिंग बने हुए हैं भाई बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है तो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है क्या है कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना लेता है तो 8 मिनट का लगभग देता है समय। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगों का प्रयोग जो तरंगों का वेग जो है 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का। ठीक है ना, सही जो निकटतम उत्तर है वो क्या है आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने लगते हैं तो 365.50 दिन लगते हैं। सॉरी यहाँ 365.20 आपका देखिए 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, यहाँ 50 दिया हुआ यहाँ पे 25 दिया, बस यही अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है तो 365.25 दिन या 365 दिन या 6 घंटे 9 मिनट और 951 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसे सौर दिवस कहा जाता है। ठीक है, और सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। और ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स से लेकर के दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः कितना होता है तो 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाला वर्ष को ट्रॉपिकल कहा जाता है, जिसमें से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, इसमें से क्या हो गया है कि 365 दिन 6 घंटे और 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर आपका जो है वो ठीक है 13 मिनट हो गया है। आपका 53.26 सेकेंड यानी 9.51 सेकेंड के स्थान पर की गणना की गई है। ऐसे में वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्षों को क्या कहते हैं एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं यानी परिवर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी करती है तो इसमें से स्टार मार्क के कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो है वो कितना है 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति लगभग 1670 यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो है वो 1670 किलोमीटर है। ठीक है, और 60 मिनट में है 60 मिनट हो गया। उसके अलावा कितना हो गया कि आपका 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से चक्कर लगाता है। ठीक है,
किसी भी विकल्प में उत्तर सही नहीं है, इसलिए क्या है कि ये आपका, ठीक है। देखिए, पृथ्वी परिक्रमा करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, तो कितने डिग्री अक्षांश पे होती है, तो देख लेते हैं, पूरा ऑप्शन देख लेते हैं चारों। आपका जो है वो बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कितना था ये 23 डिग्री अक्षांश जो था वो है मरुभूमि होने के लिए राइट अक्षांश का ज़रूरत है, तो 23 डिग्री जो है वो राइट अक्षांश के पास है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है, तो देखिए 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना जो है वो 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना होता है। तो किस डिग्री के अक्षांशों के पास, तो 30 डिग्री अक्षांशों के पास। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, क्या होती है कि ऊपर से नीचे हवा उतरेगी, ठीक है। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है और सहारा और ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं। कितने अक्षांशों के बीच मिलते हैं, तो 30 अक्षांशों के बीच मिलते हैं। और संभवतः क्या होता है कि हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है, ठीक है। और पूर्व मुखी होने के कारण ये सबसे बड़ा कारण है। महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाले व्यापारिक हवाएं पश्चिम भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है, यानी पूर्वी भाग से प्रवेश करती है और जैसे जैसे पश्चिम भाग में यानी इधर पहुंचती है तो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। बाजा हो गया कैलिफोर्निया जो नॉर्थ अमेरिका में है, और पश्चिम सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। उसी तरह से अटाकामा जो हो गया जो साउथ अमेरिका में, और नामीब जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में देखने के इसी प्रकार के मरुस्थल है। किस तरह के, तो आपके मरुस्थल जो हैं वो किस तरह के हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जो शुष्क मरुस्थल यहाँ पे इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए शुष्क मरुस्थल लिखा है ना, तो शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पर्वतों की वृष्टि छाया यानी जिसको रेन शैडोज बोलते हैं क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जो डेथ वैली कहा जाता है, और पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ, अर्जेंटीना में यानी साउथ अमेरिका में है, और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है, ठीक है। पेरुवियन भी कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो चलिए आपके अगला क्या बोल रहा है, तो महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ होती है, यानी मध्य भाग में जो मरुस्थल उसमें क्या होता है, आर्द्रता से दूर होती ही नहीं है। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है यूएसए का हो गया, और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल हो गया, और गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन एवं मंगोलिया में 2 जगह पे फैला हुआ है। चलिए, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो ये पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो होता है वो ये क्या होता है, कोरियोलिस बल होता है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा जो है वो वायुदाब अथवा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किया जाने के कारण इसका नाम जो है कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बृहस्पति है। यहाँ देखिए सबका जो है वो आपका क्या डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका सौरमंडल के ग्रहों की दृष्टि बता रही है, तो बड़ा से छोटा की तरफ बता रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो सबसे किसका डायमीटर व्यास ज़्यादा है, तो बृहस्पति का, उसके बाद आपका शनि का, फिर अरुण यानी यूरेनस का, उसके अलावा जो वरुण का है, ठीक है, उसके बाद है आपका पृथ्वी का, और आपका शुक्र का यानी 12,104 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बृहस्पति का कितना है, तो 1,42,884 किलोमीटर है आपका बृहस्पति का, ठीक है। और देखिए मंगल का कितना है, 6792 है, 6,792 किलोमीटर है। और आपका देखिए जो बुध है यानी जिसको मरकरी बोलते हैं, तो इसका डायमीटर जो व्यास होता है वो कितना है, तो 4,889 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है कि आकार की दृष्टि से जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। कौन है, तो बृहस्पति है।
चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ये शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी जो है 5514 किलोमीटर घनत्व है, ठीक है। किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब जो है, केजी प्रति मीटर क्यूब है पृथ्वी का। उसके बाद क्या है, मंगल का है 3933 है, शुक्र का जो 5243 है, शनि का कितना 687 है, ठीक है। शनि सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। तो कितना लेता है, तो ये लेता है आपका तो 29.5 वर्ष जो है वो शनि जो है सूर्य के चक्कर लगाने में लेता है, ठीक है। एक चक्कर लगाने के लिए शनि कितना लेता है, तो 29.5 वर्ष लेता है, यानी सी सही हो जाएगा। शनि जो सैटर्न जिसको बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। और ये निकटतम विकल्प क्या है, तो आपका सी सही है, ठीक है। 4 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूरेनस से सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस कितना लेता है, तो 84 वर्ष लेता है। तो यूरेनस की किसको कहते हैं, अरुण को कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अरुण है। देखिए यहाँ पे जो है यह जो है यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 27 जो है वो उपग्रहों की संख्या किसकी, तो आपकी यूरेनस यानी अरुण की, ठीक है। चलिए जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं। तो जियोडेसी जो है वो आपका क्या होता है, बी आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल देते हैं। तो आपका जियोडेसी जो है वो पृथ्वी के आयाम की माप होती है, जियोडेसी, ठीक है, ऐसे बन के, ठीक है। डेसी डेंसिटी होती है ना भाई। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है बी आंसर हो गया आपका। जियोडेसी जो है पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है, ठीक है। ये गुण कौन से हैं, तो पृथ्वी का ज्यामितीय आकार हो गया, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास हो गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो गया। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है डी हो गया आंसर। देखिए प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो बोला जा रहा है कि आपका जो है वो किस किस देशों से गुजरती है। तो देखिए आपका यूके है, स्पेन है, माली है, टोगो है, अंटार्कटिका यानी साउथ जो पोल है वो है, उसके अलावा फ्रांस है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है और आपका घाना है। 8 से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो कब खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करता है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है, इसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यही हो गया। चलिए अगर कोई स्थल भाग पड़ गया तो उसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो एशिया के बाद कौन सा है, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो गया।
देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या है कि आपका विश्व में 7 महाद्वीप है, ठीक है। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और कितना क्षेत्रफल है, तो 44,57,9,000 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है, ठीक है, एशिया का। उसके बाद जो दूसरा है वो अफ्रीका आता है, तो आपको 365,000 जो है वो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। उत्तर अमेरिका जो है 24-25-6,000 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर अमेरिका हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए एशिया के बाद कौन है, अफ्रीका है, ठीक है। उसके अलावा कौन है, नॉर्थ अमेरिका है। उसके अलावा क्या, नॉर्थ अमेरिका यहाँ लिख देते हैं, फिर साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया। उसके अलावा आपका कौन सा है, तो अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूरोप हो गया, ठीक है। देन क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरह से आपका हो गया। और लास्ट में जो है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया ही जो है वो आपका सबसे छोटा जो है वो महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया ना होने के कारण मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अफ्रीका को लिया गया है, अगर एशिया रहता तो एशिया को लिया जाता, ठीक है। बोला जा रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, ठीक है। टोटल कितने हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो देख लीजिए आपके 54 जो है अफ्रीका महाद्वीप में देश है। यूरोप में 51 है, एशिया में कितने 50 है, उत्तर अमेरिका में 23 है और साउथ अमेरिका में 12 है, ठीक है। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला देश है, तो कौन सा है, तो चिली है, ठीक है। कौन से है, तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो है चिली हो गया, बी आंसर हो गया। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है, ठीक है। तो आपका चिली हो गया। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो ये इंडोनेशिया में है, बी आंसर हो गया। देख लीजिए आपके जो है वो दिए हुए हैं कि किस कंट्री में कौन कौन सा कितना द्वीप है, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका फिलीपींस में है। उसके अलावा कौन है, तो आपका क्यूबा जो है 4,000 कितना है 195 और मालदीव कितना है 1,192 है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,558 द्वीप है, यानी 17,508 द्वीप कहाँ है, तो इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के द्वारा है जो, ठीक है 17,508 द्वीप है ऑस्ट्रेलिया आपके इंडोनेशिया में। मैं बार बार ऑस्ट्रेलिया बोल रही हूँ तो आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 6,000 द्वीपों को नाम दिया गया है, ठीक है, नाम अलग अलग दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये कौन सा है, बोर्नियो है। देखिए बोर्नियो क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है, यानी आपका कितना है 7,51,929 है, ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर है, बड़ा है। उसके बाद क्या है, मेडागास्कर, उसके बाद सेकेंड है सुमात्रा जो थर्ड पे है, और ग्रेट ब्रिटेन फोर्थ नंबर पे है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बोर्नियो फर्स्ट पे है, देन आपका मेडागास्कर, सुमात्रा थर्ड और ग्रेट ब्रिटेन फोर्थ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, यानी सीमा है ही नहीं उसकी, तो जापान है, यानी वाटर बॉडीज़ है, लैंड बॉडीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा रहता है, समझ गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जो जापान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप देख लीजिए 37,000 आपका कितना है 3,77,000 आपका 915 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा कितना है, फिलीपींस का सेकेंड पे हो गया, आपका कितना हो गया, तो 3 लाख के करीब है इसका फिलीपींस का। न्यूजीलैंड का उसके बाद है 2,68,537 जो है न्यूजीलैंड का। क्यूबा का है आपका 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जापान आंसर राइट हो जाएगा। चलिए भौगोलिक की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये कौन सा है, तो होन्शु है, आपको सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहीं पे देखिए जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है, ठीक है, 4 समूह से बना हुआ है।
उपर्युक्त चारों द्वीपों में होंशु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? इसी द्वीप पर है, ठीक है। तो कौन से? तो होंशु द्वीप पे जो है वो टोक्यो है, टोक्यो ही है ना। देखिए सबसे बड़ा जो है होंशु है, ठीक है। और यहाँ पे ही बना दिया गया है आपको जापान का राजधानी टोक्यो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रीनविच निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है, ए आंसर हो गया। देखिए ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है, ठीक है। कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और ग्रीनलैंड किसके अधीन है? तो डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है, ठीक है। कौन है? तो नूक ग्रीनलैंड। नूक की राजधानी नूक की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? 1 से 3 मीटर तक ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ए वेगनर के द्वारा दिया गया, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वो दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया। तो वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। पेंजिया जो पहले 2 बड़े महाद्वीपों पिंडो लॉरेसिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड में विभक्त हो गया। यानी कहने का कि लॉरेसिया जो उत्तरी वाला भाग हो गया और गोंडवाना जो है वो साउथ भाग हो गया, भूखंड हो गया। इसके बाद क्या हो गया कि लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए और बाद में क्या हुआ कि लॉरेसिया भी और गोंडवाना भी जो है वो और छोटे छोटे हिस्सों में बस गए और जो आज के महाद्वीप के रूप में दिखते हैं, ठीक है। जो अलग अलग दिखते हैं, तो यही रीज़न है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों हो। तो किसके लिए? तो आग्नेय चट्टानों के लिए, सी आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें पिघलने आपके मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती है। ये रवादार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है। पूरा जीवाश्म में भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध जो है प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है और पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें पानी का प्रवेश होता ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ये जो है आपके अवसादी शैलों के बारे में सही है, सो सी आंसर हो गया। देखिए अवसादी शैलों का निर्माण जो है वो अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये शैल रवेदार नहीं होता है। किसमें? तो अवसादी में, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब आप आग्नेय देखिएगा तो जीवाश्म नहीं होते, परत भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा है? तो देख लेते हैं। 1, 2, 4 आपका सही है, ठीक है। तो आपका 1, 2, 4 सही है, तो देख लेते हैं 1, 2, 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कथन एस्कर और ड्रमलिन के बारे में। तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें, तो सही है। ड्रमलिन लगातार जो ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते, सही है। और अंडे की टोकरी स्थाकृति एस्कर इलाके की विशेषता है, नहीं, ये सही नहीं है। उसके अलावा चौथा देख लेते हैं। आपका चौथा क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होता है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से निर्मित होते हैं। और ड्रमलिन देखिए एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा होता है और ड्रमलिन क्या होता है? ग्लेशियर की क्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है। तो इस तरह से बी आंसर आपका सही हो गया। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम डिटेल में क्या बोला जाए, तो कह रहा है क्या कि आपका ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे, सक्रिय और कटक होते हैं। जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है, ठीक है। हिमनद के निक्षेपों द्वारा निर्मित असल रूपों में ड्रमलिन जो है गुलाश मृत्तिका यानी बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, ठीक है, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडों के समान होती है, ठीक है। किसका? तो आपका ड्रमलिन का, ठीक है। चलिए ड्रमलिन हो गया और उल्टे अंडे के समान होता है। और अंडे की टोकरी स्थाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है। ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होता है।
माउंट एटना है, तो माउंट एटना क्या होता है, एक ज्वालामुखी होती है, तो सी आंसर हो गया। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। ठीक है। मोना लोवा उदाहरण, तो मोना लोवा किसका उदाहरण, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण मोना लोवा। और ये क्या है कि मोना लोवा हवाई द्वीप यानी साउथ अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये आंसर हो गया। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए वर्ष 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाखों से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा था। नहीं, ये जो है वो सही नहीं है। देख लीजिए जो सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। 2004 में जो सुनामी आया है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेटों के बर्मी प्लेटों में अंधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव के कारण इस भूकंप का उत्पत्ति हुआ है। तो बिल्कुल सही परिणाम है। सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया है, तो भी सही है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिम दिशा में थी। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सही कौन नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल बोला जा रहा है, तो सी आंसर हो गया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के दक्षिण भाग पर समुद्र के अंदर क्या होता है कि समुद्र के अंदर आई रिएक्टर स्केल पर 9.1 से कितना था, 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो उसमें क्या होता है, 50,000 की मृत्यु लिखी होती है ना, देखिए 85,000 था ना, 50 लाख यानी 2 लाख का हुआ था, तो वहाँ पे 50 लाख की लिखा हुआ था। ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ जो है उपर्युक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कथन ये जो है बोला जा रहा है कि इस शक्तिशाली भूकंप ने 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखाओं को 15 मीटर तक अंधक्षेपण किया। ठीक है, 15 मीटर तक क्या किया कि मतलब पूरा तरह से काट पीट कर दिया। ठीक है, अंधक्षेपण वर्मी प्लेट के भारतीय के आपके अंधक्षेपण जो हुआ था वो वर्मी प्लेटर के नीचे भारतीय प्लेटर के खिसकने से हुआ था, ये सही है। और दूसरा क्या वो बोल रहा है कि इन महासागर के ऊटी इन सुनामी लहरों का प्रभाव जो इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा जाता है। आदि केंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति, वहीं सोमालिया में कितने हुए थे, साउथ अफ्रीका में 8 व्यक्ति, सोमालिया में 300 से ज़्यादा। उसके अलावा 11 देश प्रभावित हुए थे। ठीक है, कंट्री कितने, तो 11 प्रभावित हुए थे। देखिए, इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ना कि 50 लाखों की। ठीक है, ये क्या है आता है, यह कथन पूर्ण गलत है, इसलिए उत्तर सही यही होगा। ठीक है, सी। अगला क्या बोल रहा है कि वस्तुतः भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में है। इससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। और परिमाणतः क्या है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। ठीक है, नहीं हुए थे बहुत कम लोग। ठीक है, अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में सबसे जो पर्वत पाई जाती है, ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यानी सागर माता जिसको बोलते हैं, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट हो गया सागर माता, या चुमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी हाइट कितनी है मीटर में, तो 8848.86 मीटर है। ठीक है, और सहित प्रथम 10 सर्वोच्च जो चोटियां हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी चोटियां, हिमालय पर्वत एक क्या है कि नवीन मोरदार बलित पर्वत है, यह नवीन मोरदार बलित पर्वत हो गया। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं बलित पर्वतों पर भी स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं।
विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है तो कौन सा, रॉकीज है ना, इंडीज़ है, ठीक है, ठीक है, तो आपका कौन है, इंडीज़ है, बी आंसर हो गया। देखिए इंडीज जो है वो क्या है, दक्षिण अमेरिका में की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो इंडीज की लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है। रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका के वलत आपके जो पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है नया वाला इसके अलावा इसकी लंबाई किलोमीटर में कितनी है, तो 4800 है। रॉकी की कितनी है, तो आपके रॉकी की कितनी है, 4800, और एंडीज की कितनी है, 7200 है, ठीक है। हिमालय पर्वत की जो है वो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और लगभग इसका जो लंबाई है तो कितना है, 2500 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कॉकेसस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है, ठीक है, कॉकेसस प्लेट। देखिए कॉकेसस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेटों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, ये तो ई आंसर हो गया, राष्ट्र बाउल जो है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि राष्ट्र बाउल या राष्ट्र बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। राष्ट्र बाउल जो है या फिर राष्ट्र बेल्ट जिसको बोलते हैं, यानी जब आप यूएसए जाएंगे तो देखिएगा कि उसके ये आपका ये उत्तर हो गया ना, तो इसके पूर्व यानी इस पार्ट में होगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो है यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र, ये क्या है, लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र कौन, तो राष्ट्र बाउल। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं, अतः एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है। चलिए यानी ये जो है देखिए ये हो गया, पीटर्सबर्ग हो गया, कैलिफोर्निया भी है, ठीक है, कैलिफोर्निया नहीं है ना, चलिए नहीं है, तो इस तरह से आपका ई आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किलिमंजारो है तो कहाँ है, ये एक है किस तरह का, तो ये आग्नेयगिरी जो वोल्केनो है, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में यानी अफ्रीका में उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है, ठीक है। तंजानिया के उत्तरी पूर्वी यानी देखिए मैप अगर देखिए उत्तर पूर्वी तो इधर जो है वो स्थित है तंजानिया के, ठीक है। उसके पूर्व नाम जो है कैसर विल्हेम स्पिट्स, कैसर विल्हेम स्पिट्स था। यह एक आग्नेयगिरी यानी ज्वालामुखी पर्वत है। आग्नेयगिरी को क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हिंदी नाम रहता है ना कि खुद प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता इंसान, ठीक है। देखिए गोभी का मरुस्थल है तो कहाँ, चीन और मंगोलिया हो गया, अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ चीन दिया हुआ है, देखिए आपके जो चीन में तो है ही गोभी मरुस्थल, उसके अलावा साउथ मंगोलिया में है, दक्षिण मंगोलिया में भी है स्थित एक विशाल मरुस्थल है, ठीक है। जोहान्सबर्ग जो है वो विख्यात है किसके लिए, तो स्वर्ण खनन के लिए यानी सोना के लिए, खुदाई के लिए। जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो आपका जो है दक्षिण अफ्रीका के गेटोंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो हंगरी जो है वह स्थलरुद्ध क्या है देश है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हंगरी जो है वो स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ, ठीक है, हंगरी जो है। उसके अलावा आपका बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से और रोमानिया और यूक्रेन की सीमा जो है वो काला सागर से लगती है, ठीक है। बेल्जियम किससे लगता है, तो उत्तर सागर से, ठीक है, नॉर्थ सी से, और रोमानिया यूक्रेन काला सागर से टच करता है, याद रखिएगा। इजराइल की वेनिस्ट सीमाएं हैं, तो आपकी वेनिस्ट सीमाएं किससे टच करती है, तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, मिस्र हो गया, ठीक है। चलिए 4 हो गए। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है, ठीक है, और इसकी पश्चिम सीमा भूमध्य सागर से और उत्तरी सीमा जो है वो लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा जो है वो सीरिया से और पूर्वी सीमा जो है वो जॉर्डन से है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपका दक्षिण पश्चिम सीमा जो है वो क्या है कि मिस्र से लगती है, यानी कौन, दक्षिण पश्चिम, यानी देखिए अगर मैं मैप ड्रॉ कर उत्तर आपका क्या उत्तर दक्षिण, यहाँ पे मैं फिर से कर देती हूँ, रुकिए, ये क्या है उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो लेबनान कहाँ है, तो यहाँ पे लेबनान देख लीजिए,
ठीक है। उसके अलावा पश्चिम में कौन सा है, तो आपका है कि पश्चिम में कौन सा है, तो भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम में क्या लिखा हुआ है, तो मैं भूमध्य सागर ऐसे लिख देती हूँ। उसके अलावा आपका उत्तर पूर्वी में क्या है, तो उत्तर पूर्वी में यानी इधर जो है वो सीरिया है, लेबनान जो है उत्तर में, याद रखिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वी सीमा जो है वो एकदम पूरब में, यानी यहाँ सीरिया, यहाँ जॉर्डन लगेगा इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा जो है दक्षिण पश्चिम जो है वो, दक्षिण पश्चिम क्या है, तो दक्षिण पश्चिम यानी ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम जाएगा, तो यहाँ क्या है, मिस्र है, ठीक है। ये से मिस्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। आप जब मैप देखिएगा ना तो बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे कोई भी ज्योग्राफी को। तो इस तरह से आंसर हो गया। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व की छत कहते हैं, रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसको बोला जाता है, तो ये श्रीलंका को बोला जाता है। ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इस हिंद महासागर का मोती यानी द पर्ल ऑफ द इंडियन, क्या बोलते हैं कि पर्ल ऑफ द इंडियन, इसे हिंद महासागर का मोती यानी और एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। यानी आपका कहते हैं द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं, और आपका द गेटवे ऑफ एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो पानी से ढका है तो क्या बोलते हैं उसको, 2/3 भाग जो है वो पृथ्वी का सतह जो है पानी से ढका हुआ 2/3 पार्ट। देखिए पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग जो जल क्षेत्र का विस्तार है। अतः निकटतम जो आंसर है वो आपका कितना हो गया, सी आंसर हो गया। देखिए अगला क्या है, आपका बोल रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो कौन सा है, तो आपका तल पर पृथ्वी के केंद्र की बात है तो उत्तरी ध्रुव हो गए। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम जो बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली यानी 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि आप बोल रहा है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2000 किलोमीटर से लेकर के 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो ये कौन सा कटक है, तो देख लीजिए ये मध्य, जो आपका मध्य महासागरीय कटक जो है वो इसके अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपयुक्त विशेषताएं जो होता है वो मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील और या फिर 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भीय लक्षण है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है, तो ये क्या है, एक महासागरीय क्या है, धारा है, तो बी आंसर हो गया, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि फ्लोरिडा की धारा जब अटलांटिक धारा का जब जल समाविष्ट कर एटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, यानी फ्लोरिडा की जो धारा होती है जब एटलांटिस धारा का जल समाविष्ट खुद के अंदर लेकर के एटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, ठीक है। देखिए आज मैंने जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 प्रश्न को करा दिया है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी मैं बना दूंगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और पूरी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है, जिससे मोटिवेशन होता है और मेरे को वीडियो बनाने में और अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।